खालिद साहब, सदर ट्रंप ने सीज फायर खत्म करके बरह रास्त फौजी हमले की धमकी दी है। आप एक अस्करी माहिर की हैसियत से इस धमकी को किस तरह देखते हैं? क्या ये सिर्फ ईरान को दबाव में लाने का एक हरबा है या वॉशिंगटन वाकई मशरिक़ वस्ता में एक नए फुल स्केल फिजाई और जमीनी मार्कों की तैयारी कर चुका है? जी, बहुत शुक्रिया शजिया, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी मिलिट्री के थ्रू एग्जीक्यूट किया तकरीबन 40 दिन तक, उसमें उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं हो सके, उसको अलग डिबेट कर लेंगे किसी और वक्त, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मिलिटरीली वायबल नहीं थे और ऑब्वियसली बहुत बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया गया, ग्राउंड रियलिटीज को। नॉट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। पहली बात, जब आप इस तरह के गोल सेट कर लेते हैं और खासतौर पे अपने मुल्क के लोगों को और दुनिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक उम्मीद दिलवाते हैं, फिर क्राइसिस में डाल देते हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस की एक एग्जांपल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दूसरी एग्जांपल है, तो फिर आप पर मुश्किल हो जाता है या चैलेंजिंग हो जाता है कि अब आप कैसे जस्टिफाई करें उस जंग को जिसके ऑब्जेक्टिव हासिल उस तरह हो जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक है। जब अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू की थी तो दोनों के बड़े कन्वर्जिंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे, यानी इसराइल ने समझा था कि जंग जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक तकरीबन ईरान खत्म ना हो, और खत्म ना भी हो अगर, तो फिर भी ऐसी हुकूमत बचे जो किसी काबिल ना हो नेगोशिएट करने के, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल का खात्मा हो चुका हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा जोर लगाया जी। अब आते हैं कि अब क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप, अब इसलिए है कि उन पर बहुत प्रेशर है जब से ये एमओयू साइन हुआ है, खास तौर पर जो नेतन्याहू के साथ उनके इख्तिलाफात हुए हैं, बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट मीडिया है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको कि आपने पोजीशन ऑफ डिफीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्रीमेंट किया, ये एमओयू किया, और अगर आपका एमओयू का ये हाल है तो आप एग्रीमेंट भी ऐसा ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी भी इलेक्टोरल वोटिंग है, वो भी सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने कहा था कि हमने एक बूंद भी, यानी वन ड्रॉप भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अमेरिका तेल नहीं आता, तो फिर हमने तेल महंगा क्यों खरीदा और अभी तक खरीद रहे। तो ये डाइवर्जेंसी जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टक है बिटवीन गुड साइड एंड बैड साइड। अब ये आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट में ये करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा इंप्रेशन या एक ऐसा परसेप्शन नहीं बनने देना चाहते कि मैं पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं अभी भी पोजीशन स्ट्रेंथ है, अभी भी हम इतनी तबाही कर सकते हैं, लेकिन ईरान को भी एक न्यू फाउंड लीवरेज है जिसकी वजह से वो भी शायद प्ले कर रहा है या थोड़ा ओवर प्ले कर रहा है उस कॉन्फिडेंस की वजह से। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रूव करना ऑब्लिगेटरी बाज़ हो जाता है जब ये थ्रेटनिंग पोस्चर दिखाना होता है। मैं छोटा सा एक आखिरी जुमला ऐड करके फिर क्लोज करता हूँ। देखिए, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 192 ममालिक है। इस वक्त 50,000 ट्रुप्स अमेरिका के इस एरिया में मौजूद हैं। आप सुनकर शायद दिलचस्पी लेंगी कि 140 ममालिक दुनिया के जो हैं उनकी फौज की तादाद 50,000 से कम है। यानी आप सोचें कि मिलिट्री 140 मुल्कों के इक्वलेंट या मोर मिलिट्री इस वक्त अमेरिका की सोल्जर्स इस वक्त मौजूद है। एक वो उन पर एक ऑब्लिगेशन है। दूसरा, एक और भी चीज है कि नेतन्याहू ने, जैसे मैंने कहा, कि एक डिफीटेड मेंटालिटी के साथ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू किया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको भी निगेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक मोर ऑफ अ पोस्चरिंग, मोर ऑफ अ थ्रेट। लेकिन इसको मैं ये नहीं देख रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको जंग में कन्वर्ट करके एक और नया चैप्टर खोले, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ना खास्ता 40 दिन और भी जंग हुई तो कोई ऐसा टेक होम वॉर ट्रॉफी वो लेके जा सके। लेकिन सर, अब एक तरह से अटैक्स होना शुरू हो गए हैं ना। पहले तो चले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि सिर्फ बयानात की हद तक ही था, लेकिन इन बयानात में भी ना बहुत ज्यादा अब आ गई हुई है, आप कह लें कि शिद्दत आ गई हुई है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ायनिस्ट लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए एंड मोर ऑफ अ प्रेशर टैक्टिक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मैं इस तरह नहीं कह रहा कि उनको ज़ायनिस्ट लॉबी अपने लोगों को कुछ कर ले। हुआ ये है कि ईरान ने भी अपनी बहुत ज्यादा इजारादारी या रिट कायम कर भी ली है और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहा है उतने जोरों शोर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बड़ा एग्रेसिवली डिफेंड करता है और जो भी वायलेट करता है ईरान के दिए हुए बायलॉज को, उसको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट या पनिशमेंट करता है ईरान अपने पर्सपेक्टिव से। ईरान इसलिए करता है कि जितना मैं स्ट्रिक्ट इन्फोर्स करूंगा पैसेज अपनी मर्जी का, उतना ही मुझे बार्गेन अच्छी मिलेगी। लेकिन जब ईरान ओवरप्ले करता हुआ नजर आता है अमेरिका को, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि ईरान इतनी ज्यादा बुली कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, आने वाले शिपिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मैंने टॉल भी लेना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उस इंप्रेशन को निगेट करने के लिए भी, जाहिर है वो समझते हैं कि मुझे एक डिस्ट्रक्टिव किस्म के मिशन चांदे करने चाहिए ताकि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट काउंटर इंपोज की जाए ईरान पर, ताकि वो एक बैलेंस होकर चले। घुटने टेकने पर तो अब नहीं मजबूर किया जा सकता, वो तो जंग हो चुकी, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट पे लाना चाहते हैं ईरान को, बेसिकली मेरा ख्याल है। राइट। और सर, ईरान ने जो माशी बाइकॉट के जवाब में अगर आलमी बहरी रास्तों जैसे अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करता है, अगर तेहरान ये कदम उठाता है तो खलीज फॉरेस्ट में मौजूद अमरीकी बहरी
बेड़े और ईरानी फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और एंटी शिप मिसाइल्स नेटवर्क के दरमियान किस किस्म का ऑपरेशनल टकराव पैदा हो सकता है? देखिए, ऑपरेशनल टकराव तो अभी मैं इस तरह ऑल आउट तो नहीं देख रहा। बहरी बेड़े भी पुल बैक कर लिए गए हैं। फिर ऑलमोस्ट आपको पता है $13 बिलियन का एक बहरी बेड़ा था और उनके पास तकरीबन 11 बहरी बेड़े हैं। ये हम ज़हन में रखें कि इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है। कुछ 4.5 एकड़ का एक प्लेटफॉर्म होता है जो बहरी बेड़ा होता है, वो फ्लोट करता है, उसके साथ सपोर्ट शिप्स होते हैं, 5000 क्रू होता है, 70-80 के करीब जहाज होते हैं। तो ये सब कुछ वो रिजल्ट नहीं दिखा सके। अभी भी ये पोस्चरिंग तक ही मैं समझता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करनी है तो वो तो तकरीबन 35 दिन नहीं खुलवा सके, क्योंकि चौथे पांचवें दिन जब वो ब्लॉक हो गया था तो नहीं खुला था। उसके लिए जरूरी है कि अमेरिकन नेवी रिस्क ले, कैजुअलिटीज अगर बर्दाश्त करे, जो कि मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे, उसके लिए उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्लोज इन करना पड़ेगा, अपने फाइटर जहाज लाने पड़ेंगे। करीब लाते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हो सकता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन एट्रिशन, यानी उनकी अपनी कैजुअलिटीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो शायद ड्रोन और सस्ते किस्म के उन्होंने वेपन चलाने हैं, वो फिर अमेरिका के लिए कॉस्ट शायद बॉडी बैग्स और इवन मिलिटरीली जो लॉसेस हैं वो लेना शायद पॉसिबल ना हो। और खास तौर पर इस हालात में जब प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग ड्रॉप हुई है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ड्रैग करना चाहेंगे टुवर्ड्स द इलेक्शन, क्योंकि और ज्यादा लोगों के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे और जाहिर एक पॉजिटिविटी भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रह गई है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अच्छा सर, इस बार हमने ये भी देखा कि पिछली बार तो नेटो ने लाल झंडी दिखा दी थी, लेकिन अब नेटो ने एक तरफ तेहरान को जोहरी प्रोग्राम पर वार्निंग दी है और अमेरिकी हमलों को दुरुस्त करार भी दी है। अगर अमेरिका ईरान पर फिजाई हमले शुरू करता है तो क्या नेटो इस जंग का हिस्सा बनेगा या यूरोप अपनी तवानाई की सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को इस तनाज़े से अलग रखेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और इसलिए कि देखिए, जंग से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब नीयत बना ली थी नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना है, तो एक सेन माइंड जो होता है उसको, मेरा ख्याल है, उसको ये चाहिए था कि कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी बनाए, पहले से इन्वॉल्व करें। अगर हाइप क्रिएट करनी थी नेटो की, यूरोपियन यूनियन की, कनाडा की, इन मुल्कों को पहले से कन्वर्ज करते अपनी तरफ, ताकि उनकी कॉज को सपोर्ट किया जाता। और जब जरूरत पड़ी तो ईरान पर बड़ा हाई प्रेशर होता कि पूरा यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, सब मेरे खिलाफ है, इंक्लूडिंग नेटो। तो उन्होंने तो नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलमोस्ट हर एक को इंडिविजुअली अनकंफर्टेबल या ऑलमोस्ट इंसल्टिंग जुमले भी कहे, जिसकी वजह से लीडर्स भी पीछे हट गए और पर्सनल अटैक भी किए। जब ये मुल्क पीछे हट गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आइसोलेशन लगी। अब उन मुल्कों ने और ज्यादा एक कॉन्फिडेंस भी किया कि अमेरिका को अलहदा वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो आई थिंक अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपने देखा, कोशिश की है, तुर्की में उन्होंने कोई F-35 की ऑफर कर दी है, नेटो को दोबारा एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन्हीं दिनों में अगर उन्होंने दोबारा लॉन्च किया तो नेटो कन्वर्ज होकर प्रेसिडेंट ट्रंप की हिमायत में कूद पड़ेगी जंग के अंदर, और फिर वो ऑब्वियसली एक नया शो खुलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो अमेरिका खुद नहीं कर सका, मेरा नहीं ख्याल चंद नेटो ममालिक की एयरफोर्स या नेवी शामिल भी हो जाए तो वो कोई कंट्रीब्यूट कर सके कि टेक होम रिजल्ट्स के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लीड लेनी है। एक और राउंड शायद उनके लिए ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि विक्ट्री ट्रॉफी उन्होंने दिखानी है। अगर वो सेकंड अटैक करेंगे तो और ज्यादा ऑब्लिगेटरी हो जाएगा लोगों की तरफ से उन पर। बिल्कुल, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और सर, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चाइना ने अमेरिकन पाबंदियों की शदीद मजम्मत की है। ईरान चीन 25 साल तज़ीराती मुआहदे के तनाजुर में क्या बीजिंग तेहरान को सिर्फ सफारती और इक्तसादी कवर फराहम करेगा, या बहरी अरब और बहरे हिंद में चीन का बहरी असर रसूख इस तनाज़े का रुख बदल सकता है? देखिए, चाइना ने तो इस जंग शुरू होने से पहले भी उसको बहुत मॉरल सपोर्ट भी दिया था और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया था। ऑल्दो बड़े डिस्काउंटेड रेट पर एक वाहिद दुनिया का मुल्क था चीन, जो ईरान से तेल ले रहा था पाबंदियों के बावजूद। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1.38 बिलियन बैरल रोजाना जाता था ईरान से चाइना, और ये ईरान का तकरीबन 90% तेल था जो एक्सपोर्ट होता था, और चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता था। तो लाइफलाइन तो ईरान को पहले भी चाइना ने दी थी, यानी एक कंटिन्यूस एवरी डे बेसिस पर इतना है। फिर जब टॉल लगा तो आपने देखा कि $2 मिलियन उन्होंने पर एयरक्राफ्ट पर शिप लेने शुरू कर दिए। उसकी बहुत ज्यादा एक लेदे भी हुई, बहुत ज्यादा प्रेशर भी बिल्ड किया गया और सब कुछ हुआ। लेकिन हमने ये देखा कि बाद में ईरान ने अभी भी, अगर थोड़ी देर के लिए ये कर लिया जाए, अज्यूम के ये नॉर्मल हो जाता है टॉल लेना, तो इस वक्त भी ईरान, अगर जो 50 एवरेज जो मैं स्टडी कर रहा था जहाज गुजर रहे हैं इस वक्त, अगर 2 मिलियन आज लगा लिया जाए तो फिर देखे तकरीबन $100 मिलियन रोजाना बनता है, जो कि $36 बिलियन साल का बनता है। तो ये ईरान को तो सपोर्ट चाइना पहले भी इनडायरेक्टली करता है,
और अभी भी देखे साइलेंट ऑब्जर्वर करके वो ज्यादा स्ट्रिक्टली या अग्रेसिवली कोई अपोज ईरान के एक्शंस को नहीं कर रहा है। ईरान के साथ रूस और चीन साइलेंट ऑब्जर्वर इसलिए हैं कि दोनों एज अ बाय प्रोडक्ट बेनिफिट ले रहे हैं। ऑयल प्राइसेस कैश पर मिल रही हैं, अमेरिका का जितना असला डिप्लीट हो रहा है वो चाइना के खिलाफ उसकी डेटरेंस कम हो रही है ताइवान के मौजू पर। तो आई थिंक डाइवर्जेंस अपने अपनी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इतनी जल्दी ले बैक करेगा। वो सपोर्ट जो उसने देनी है वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में ऑयल भी लेता रहेगा और जहां जहां नीड बेस पर मॉरल सपोर्ट देनी पड़े वो देता रहेगा। ठीक। और सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो सीज फायर के खात्मे के बाद क्या इजराइल इस सूरत हाल का फायदा उठाकर ईरान की जोहरी तंसीबात पर कोई एकतरफा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? क्योंकि अभी ईरान ने भी धमकी दी और उन्होंने कहा है कि खलीजी ममालिक को कि अगर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो फिर हम बड़ा सख्त रिएक्ट करेंगे। आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई रिएक्शन वहां से आया तो जीसीसी इत्तेहाद भी कोई जवाबी वॉर कर सकता है या सब्र तहम्मुल का ही मुजाहरा करेंगे? देखिए, पहले नेतन्याहू से शुरू करते हैं। जो इजराइल का आपने कहा कि स्टैंड लोन अटैक कर सकता है, नेतन्याहू बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साथ छोड़ दिया जी। उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो नहीं मान रही। अभी चैनल 12 एक है इजराइल का, उन्होंने एक सर्वे किया है, मैं वो सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि इजराइल ने या इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल किया है या उन्होंने जंग फतह किया है। ये पिछली जंग सिर्फ 11%, इसका मतलब 89% नहीं समझते। दूसरा, तकरीबन 71% लोग ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एतबार नहीं किया जा सकता उस सर्वे के मुताबिक इजरायली नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो जंग है इसका जो पीस होना या एमओयू की तरफ जाना और आगे बढ़ना, ये नेतन्याहू के लिए सुइसाइडल है और एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। सुइसाइडल इसलिए है कि अगर ये इस वक्त इजरायली लोग समझते हैं कि हम जंग हारे हैं तो अगले इलेक्शन में नेतन्याहू नहीं जीत पाएंगे, 2 अक्टूबर में हो रहे हैं। अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते तो चांसेस है कि उनके मुकदमे खुल जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल भी उनके लिए सुइसाइडल है और लीगल भी सुइसाइडल है। इसलिए आपकी बात मैं यहां तक तो मानता हूं कि मिस एडवेंचर कोई इजराइल कर सकता है, लेकिन उनको रोकने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक, शजी आप एग्री करेंगे कि रिएक्टिव बयान दिए। हमला हो गया हिजबुल्लाह पर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंडम कर दिया, फिर मना किया कि आइंदा ना करना, फिर हो गया, फिर बुरा भला कह दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रिएम्प्टिव एक पब्लिक में कहना पड़ेगा कि अगर इजराइल ने स्टैंड लोन ईरान को एंगेज किया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, ओनली देन फिर रोक सकेगा।